हेलो। तो आज इस वीडियो में हम लेसन 25 वंस अपॉन अ टाइम के क्वेश्चन आंसर्स रीड करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 25.1 जो फर्स्ट स्टैंजा से लिए गए हैं। तो क्वेश्चन ए रीड करते हैं। हु डज द वर्ड दे रेफर टू। इसमें जो दे वर्ड आया है वो किसको रेफर किया गया है? आंसर, द वर्ड दे रेफर्स टू पीपल इन मॉडर्न टाइम्स। ये दे वर्ड जो है वो आधुनिक युग के लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन बी, What effect does the poet create by using the phrase once upon a time? किस तरह का प्रभाव जो कवि है वो डालता है जब वो ये फ्रेज यूज़ करता है once upon a time? Answer, by using the phrase once upon a time, the poet indicates that he is talking about something that happened a long time ago. The phrase once upon a time also makes the beginning of the poem sound like the poet is telling his son a story. ये जो फ्रेज़ है वंस अपॉन अ टाइम, इससे जो कवि है वो ये बताता है कि वो जो कुछ पहले हो चुका है पास्ट में बीते हुए वक्त में उसके बारे में बात कर रहा है। इस फ्रेज़ से ऐसा भी लगता है कि जो शुरुआत होती है कविता की, वो ऐसा लगता है कि वो अपने बेटे को एक कहानी सुना रहा है। सी, हाउ कैन अ पर्सन लाफ विद हिज आइज़ एंड हार्ट। कोई इंसान अपनी आंखों से और दिल से कैसे हंस सकता है? आंसर, व्हेन वी लाफ हार्टली एंड विद ट्रू फीलिंग्स इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन आवर आइज़। जब हम पूरे दिल से और सच्ची भावनाओं से हंसते हैं तो हमारी आंखों से भी नज़र आता है। डी, वॉट ह्यूमन बिहेवियर इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन दिस स्टैंजा। इस जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें किस तरह के इंसान के बिहेवियर को, व्यवहार को दिखाया गया है? आंसर, ह्यूमन बिहेवियर विच इज़ फॉल्स, फॉर्मल एंड आर्टिफिशियल इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन दिस स्टैंजा। इस स्टैंजा में इंसान के नकली और औपचारिक बिहेवियर को दिखाया गया है। ये स्टैंजा 2 है और अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। ए, वॉट डू द वर्ड्स देयर वॉज अ टाइम रेफर टू। कि ये जो वर्ड्स हैं देयर वॉज अ टाइम, ये क्या दिखाते हैं? आंसर, द वर्ड्स डिनोट अ टाइम लॉन्ग पास्ट। ये जो वर्ड्स हैं ये बीते हुए वक्त को दिखाते हैं। बी, वॉट हैपन्ड एट द टाइम। उस वक्त में क्या हुआ था? आंसर, एट द टाइम पीपल ग्रीटेड ईच अदर विद रियल प्लेजर एंड हैप्पीनेस बिकॉज दे हैड ट्रू फीलिंग्स फॉर वन अनदर। उस वक्त में लोग एक दूसरे को बहुत खुशी से ग्रीट करते थे क्योंकि जो उनकी फीलिंग्स होती थी, भावनाएं होती थी एक दूसरे के लिए, वो सच्ची होती थी। While their left hand search, what do they search? What is the significance of this search? उनके उल्टे हाथ तलाश करते हैं, वो क्या तलाश करते हैं और इस तलाश का क्या महत्व है, क्या मतलब है? आंसर, द सर्च सिग्निफाइज दैट व्हेन अ पर्सन इज इंट्रोड्यूस्ड टू द पोएट ही और शी शेक्स द पोएट्स हैंड इन ग्रीटिंग एंड एट द सेम टाइम ही और शी ट्राइज टू फाइंड आउट इफ़ द पोएट इज़ रिच और पुअर। इसका मतलब यह है कि जब कोई इंसान पोएट से मिलता है तो उसके हाथ तो ग्रीट करते हैं, लेकिन उसी वक्त में वो ये भी पता लगाने की कोशिश करता है कि जो कवि है वो अमीर है या गरीब है। डी, बेस्ड ऑन द पोएम्स कॉन्टेक्स्ट व्हाट डू यू थिंक विल बी द रिएक्शन ऑफ द पीपल हु सर्च द पोएट्स पॉकेट एंड फाइंड देम एम्प्टी। ये जो पोएम है इसको पढ़ने के बाद आप क्या सोचते हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा जब उन्हें पता चलता है कि जो कवि है उसकी जेबें खाली हैं? आंसर, दे वुड स्टॉप मीटिंग हिम बिकॉज दे कम टू नो दैट ही इज़ पुअर। वो उससे मिलना बंद कर देते हैं क्योंकि जब उन्हें पता लग जाता है कि वो गरीब है। ये स्टैंजा 3 है और अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। ये, व्हाट डज द एक्सप्रेशन फील एट होम मीन। फील एट होम एक्सप्रेशन से क्या मतलब है? डज द पोएट फील एट होम इन द सिचुएशन ही डिस्क्राइब्स इन दिस स्टैंजा। इस स्टैंजा में जो उसने हालात दिखाए कवि ने, क्या वो फील एट होम करता है, क्या वो महसूस करता है घर की तरह? आंसर, द एक्सप्रेशन फील एट होम मीन्स टू फील कंफर्टेबल। जो एक्सप्रेशन है फील एट होम उनका मतलब है कि आरामदेह महसूस करना। नो, द पोएट डज नॉट फील कंफर्टेबल इन द सिचुएशन ही डिस्क्राइब्स इन दिस स्टैंजा। इस स्टैंजा में जो हालात कवि ने दिखाए हैं, पोएट ने दिखाए हैं, उसमें वो कंफर्टेबल फील नहीं करता। ही फाइंड्स दैट ही इज़ नॉट वेलकम्ड इफ़ ही और शी बिकम्स अ फ्रीक्वेंट विजिटर। अगर वो रोज़ का जाने वाला बन जाता है तो उसका वेलकम नहीं किया जाता है। इवन दो ही इज़ टोल्ड टू फील एट होम एंड टू कम अगेन। हालांकि उससे कहा तो जाता है कि फील एट होम, घर की तरह महसूस करिए या दोबारा आइए, लेकिन उसको दिल से वेलकम नहीं किया जाता है। B, which words or expressions are used by the poet to indicate that repeated visits are not welcome? कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिससे पता लगता है कि कवि ये दिखाता है कि बार बार विजिट करने पर उसको वेलकम नहीं किया जाता, उसका स्वागत नहीं किया जाता? आंसर, आई फाइंड डोर्स शट ऑन मी। मैं पाता हूँ कि जो दरवाजे हैं वो मेरे लिए बंद हो जाते हैं।
C. Have you ever experienced a situation in which you believed completely in someone who offered to help you or promised something to you? Later you realized that he or she did not mean it. क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है ऐसे हालात का जब आपको पूरी तरह यकीन हो कि कोई आपको किसी ने आपकी हेल्प ऑफ़र करी, किसी ने आपको और प्रॉमिस किया कुछ करने के लिए, लेकिन बाद में आपको पता लगा कि उसका वो मतलब नहीं था? हाउ डिड यू फील व्हेन दिस हैपन टू यू? आपने कैसा महसूस किया जब आपके साथ ऐसा हुआ? इफ़ दिस हैज़ नॉट बीन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आपको पर्सनली ऐसा कोई अनुभव नहीं है, इमेजिन हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर लेट डाउन। ये कल्पना करिए कि आप कैसा महसूस करेंगे अगर आपको ऐसे लेट डाउन किया जाता है। आंसर: आई फेल्ट बैड व्हेन आई केम अक्रॉस विद अ प्लास्टिक स्माइल ऑन देयर फेसेस। मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने एक प्लास्टिक स्माइल उनके चेहरों पर देखी। दे अटर वर्ड्स ऑफ वेलकम विदाउट मीनिंग दैम। वो वर्ड्स तो बोल रहे थे वेलकम के, लेकिन उनका रियल मतलब नहीं था। आई डोंट ट्रस्ट सच टाइप ऑफ पीपल। मुझे इस तरह के लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 25.2। तो अब ये स्टैंजा फिर गिवन है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये स्टैंजा 4 है। क्वेश्चन ए, व्हाट हैज़ द फादर लर्नड? फादर ने क्या सीखा? आंसर: द फादर हैज़ लर्न टू वियर मैनी फेसेस। पिता ने बहुत सारे चेहरों को पहनना सीख लिया। दिस मीन्स दैट ही हैज़ लर्न टू एक्ट और बिहेव अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ईच सिचुएशन एंड नॉट अकॉर्डिंग टू हिज ओन नेचुरल फीलिंग्स। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस तरह का व्यवहार करना सीख लिया था जो उस हालात के अनुसार होता है, और साथ ही अपनी जो रियल फीलिंग्स है उसको वो छुपाना सीख गए थे। बी, एक्सप्लेन लाइक अ फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल। इसको एक्सप्लेन करिए। आंसर: अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, व्हेन एडल्ट्स स्माइल इट इज़ ऑफन एज अ फॉर्मेलिटी, कि जब जो बड़े लोग हैं वो मुस्कुराते हैं तो वो बहुत औपचारिक होता है। द स्माइल इज़ विदाउट एनी फीलिंग्स और एक्सप्रेशन लाइक द स्माइल इन अ पिक्चर और अ पेंटिंग। उनकी जो स्माइल होती है वो बिना किसी एहसास के होती है। वो ऐसा लगता है जैसे पिक्चर या पेंटिंग की स्माइल हो। सी, वॉट डू द डिफरेंट फेसेस स्टैंड फॉर? डिफरेंट फेसेस का क्या मतलब है? आंसर: द डिफरेंट फेसेस स्टैंड फॉर द डिफरेंट वेज इन विच अ पर्सन कंडक्ट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ड्रेसेस, बिहेव्स और स्पीक टू सूट द डिफरेंट सिचुएशंस ही और शी हैज़ टू फेस। डिफरेंट फेसेस का मतलब है कि कोई भी इंसान अलग अलग हालात के अनुसार अपने दूसरों से बिहेव करने लगता है और बोलने लगता है। ये स्टैंजा 5 है और अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। ए, मैंशन द अदर थिंग्स दैट द फादर हैज़ लर्न। वो और चीज़ें बताइए जो कि पिता ने सीख ली हैं। आंसर: द फादर हैज़ ऑल्सो लर्न टू से थिंग्स विच आर द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ हिज रियल फीलिंग्स एंड ऑफ वॉट इज़ इन हिज हार्ट। पिता ने वो चीज़ें कहनी सीख ली जो उसकी रियल फीलिंग्स हैं, जो रियल भावनाएं हैं, उनसे बिल्कुल उल्टी होती हैं, और जो कुछ उसके दिल में होता है उनसे भी बिल्कुल उल्टी होती हैं। He has learned to use pleasant words without meaning them at all, or with unpleasant or unkind thoughts going on in his mind. साथ ही उसने बहुत ही खूबसूरत से खुशी देने वाले वो शब्द सीख लिए हैं बोलने, जबकि जिनका मीनिंग जो होता है वो उसके दिल में नहीं होता है और बिल्कुल उनसे अपोजिट होते हैं जो उसकी सोच होती है। बी, विच लर्निंग्स बाय द फादर रेफर टू इमोशनलेस रिलेशनशिप। कौन सी सीख है पिता की जो कि भावनाहीन रिश्तों को दिखाती है? आंसर: टू लाफ ओनली विद हिज टीथ, टू शेक हैंड्स विदाउट हिज हार्ट। हंसना सिर्फ दांतों से और हाथ मिलाना जबकि दिल भी नहीं हो हाथ मिलाने का। सी, सिलेक्ट एनी टू फ्रेजेस दैट शो द कंट्रास्ट बिटवीन इंटेंशन एंड एक्शन। वो दो फ्रेजेस बताइए जो कि बिल्कुल अपोजिट हों, उल्टे हों, जो कि जिसकी भावना है करने की और जो किया जा रहा है। आंसर: टू से ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड। बिना खुश हुए ये कहना कि बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और दूसरा, टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड। बोर हो जाने के बाद भी ये कहना कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 25.3 जो स्टैंजा ये 6th and 7th है उससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस हम रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द फादर विश फॉर इन स्टैंजा 6? स्टैंजा 6 में फादर ने क्या विश की है? आंसर: द फादर विशेज ही कुड वंस अगेन बी वॉट ही यूज्ड टू बी। ही विशेज टू बी हिज ट्रू सेल्फ अगेन।
वो ये विश करता है कि वो दोबारा वैसा ही हो जाए जैसा था। वो ये विश करता है कि वो बिल्कुल सच्चा हो जाए दोबारा से। क्वेश्चन 2, इन स्टैंजा 6 द टीथ हैव बीन कंपेयर टू। इसमें जो दांत हैं उनको किस चीज़ से कंपेयर किया गया है? आंसर, इन स्टैंजा 6 द टीथ हैव बीन कंपेयर टू द स्नैक्स बेयर फैंग्स। जो सांप के दांत होते हैं जहरीले, उनसे जो उसके डंक होते हैं उनसे कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द सिमिली लाइक अ स्नैक्स बेयर फैंग्स ब्रिंग टू योर माइंड। इस सिमिली से आपके दिमाग में क्या आता है? एक्सप्लेन व्हाट डज द पोएट मीन्स व्हेन ही यूजेस दिस सिमिली इन स्टैंजा 6। ये बताइए कि कवि ने क्या कहना चाहता है कवि जब उसने ये सिमिली को यूज़ किया है। आंसर, a laugh that shows the teeth like a snake's bare fangs brings to mind a laugh that is without real feelings। जो हंसी है वो सिर्फ दांतों की जो हंसी है जिसमें दिल से ना हंसा जाए, वो ऐसे सांप के दांतों की तरह है जो कि जिसमें रियल फीलिंग्स नहीं होती हैं। इट ब्रिंग्स टू माइंड अ पर्सन हुज लाफ इज़ फॉल्सली pleasant and therefore dangerous and deceptive like a snake। वो एक ऐसे इंसान की तरह है जिसकी खुशी भी नकली है, इसलिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है सांप की तरह। The poet uses this simile to show that he has forgotten to laugh without real feelings and pleasure। वो ये दिखाना चाहता है कि वो भी अपनी सच्ची भावनाओं से हंसना भूल गया है। When he laughs, he does not laugh with his eyes and heart, but only by showing his teeth। जब वो हंसता है तो अपने दिल से नहीं हंसता, बल्कि सिर्फ दांतों से अपनी हंसी को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द फादर आस्क हिज सन टू डू इन स्टैंजा 7 एंड वाई। जो स्टैंजा 7 में उसमें फादर जो है वो अपने बेटे से क्या करने के लिए कहता है, क्यों? आंसर, the father asks his son to show him the way to be simple, honest, natural and innocent। He wants his son to help him to find his old self because his son is a child and children are completely natural। जो पिता है वो अपने बेटे से कहता है कि उसको रास्ता दिखाए ईमानदार और नेचुरल होने का, मासूम होने का। वो चाहता है उसका बेटा मदद करे उसकी, जैसा वो पहले था वैसे ही बनने में, क्योंकि जो बेटा है वो बच्चा है और जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, उनमें कोई नकलीपन नहीं होता है। 5th है द वर्ड रीलर्न एंड हैज़ री एज अ प्रीफिक्स। जो रीलर्न में री है वो प्रीफिक्स की तरह है। कंबाइन द प्रीफिक्स इन द कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी बिलो टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। इनको कंबाइन करना है और नए वर्ड्स को बनाना है। ये इस तरह से री, डी, अन और इल जो है प्रीफिक्स दिए हुए हैं और यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, तो इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह के वर्ड्स निकल कर आएंगे। रिफॉर्म, डीएक्टिवेट, अनटाइमली, इलिटरेट। टर्मिनल क्वेश्चंस रीड करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 1 है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम मैच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फ्रेजेस विद देयर मीनिंग्स। इनके साथ मैच करना था, मैंने ऑलरेडी मैच करके लिख दिया है, जिसको रीड कर लेते हैं हम एक बार। फर्स्ट है लाफ विद देयर हार्ट्स, दिल से हंसना मतलब लाफ्टर दैट इज़ नेचुरल, ऐसी हंसी जो नेचुरल हो। सेकेंड, लाफ विद देयर टीथ, दांतों से हंसना, उसका मतलब है लाफ्टर दैट इज़ आर्टिफिशियल, नकली हंसी। थर्ड है शेक हैंड्स विदाउट देयर हार्ट्स, हाथ मिलाना बिना दिल के, इसका मतलब क्या है, हैंडशेक दैट डज नॉट शो लाइक ड्रेसेस वार्मथ बट अ रूटीन फॉर्मेलिटी, कि ऐसे हाथ मिलाना जो कि पता लगता है जिससे कि सिर्फ फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है। शेक हैंड्स विद हार्ट, इसका मतलब है अ हैंडशेक दैट कन्वेज फीलिंग्स, ऐसा हैंडशेक, ऐसे हाथ मिलाना जिससे कि एहसासों का पता लगे। हैंड सर्च माई एम्प्टी पॉकेट्स, इसका मीनिंग है रिलेशनशिप आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हाउ मच मनी और पावर वन हैज़, कि जो रिश्ते हैं वो सिर्फ नापते हैं, इस बात पे बनते हैं कि किसी के पास कितना पावर या पैसा है। फील एट होम, इसका मीनिंग टू फील कंफर्टेबल, आरामदेह महसूस करना। देयर विल बी नो थ्राइस, इसका मीनिंग है वन इज़ नो लॉन्गर वेलकम इफ़ ही और शी विजिट्स समवंस वेरी ऑफन, कि अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी के घर जाता है तो उसका फिर वेलकम नहीं किया जाता। लर्न टू वियर मैनी फेसेस, बहुत सारे चेहरों को पहनना, इसका मतलब क्या है, पीपल कैन चेंज देयर एक्सप्रेशंस टू सूट डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग ओकेजन्स पे, अलग अलग मौक़ों पे जो लोग हैं वो अपने एक्सप्रेशंस को चेंज कर लेते हैं। 9th है लाइक अ फिक्स पोर्ट्रेट स्माइल, एक पोर्ट्रेट स्माइल की तरह
उसका क्या मतलब है? आई एम हैप्पी एंड कंटेंट, मतलब ये दिखाना, ये शो करना कि हम बहुत खुश हैं। 10th, आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज, इसका मतलब है आई विश टू फॉरगेट मॉडर्न ट्रेंड्स एंड रिटर्न म्यूटिंग थिंग्स टू अ मोर नेचुरल स्टाइल ऑफ लिविंग, कि मैं ये इच्छा करता हूँ, विश करता हूँ कि मैं वो सब कुछ जो पिछला था वो दोबारा से उन चीज़ों में लौट आऊँ और ये जो आधुनिक ट्रेंड्स हैं इनको भूल जाऊँ। 10th है आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज, मैं सब कुछ अनलर्न करना चाहता हूँ। इसका क्या मतलब है? आई विश टू फॉरगेट मॉडर्न ट्रेंड्स, कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मॉडर्न आधुनिक ट्रेंड्स हैं इनको मैं भूल जाऊँ। एंड रिटर्न म्यूटिंग थिंग्स टू अ मोर नेचुरल स्टाइल ऑफ लिविंग, और पुराने वक्त में लौट जाऊँ जहाँ सब कुछ नेचुरल हुआ करता था। अब है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के आंसर देने थे। फर्स्ट है व्हाट हैज़ द पोएट फॉरगॉटन एंड व्हाट इज़ हिज डिज़ायर, क्या चीज़ जो है वो पोएट भूल गया है और उसकी क्या इच्छा है। आंसर, द पोएट हैज़ फॉरगॉटन हिज ट्रू नेचुरल सेल्फ, वो जो रियल में था वो भूल गया अपने आप को। ही वॉन्ट्स टू गेट बैक टू हिज स्टेट ऑफ इनोसेंस वैन ही वॉज ओपन एंड ऑनेस्ट अबाउट एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स एंड थाट्स, वो उसी वक्त में उस मासूम, जब वो मासूम हुआ करता था, ऐसा ही दोबारा बनना चाहता है। और वो चाहता है कि उसी तरह की जब एक्सप्रेस करता था ईमानदारी से अपनी फीलिंग्स को और अपने थॉट्स को, ऐसा ही वो दोबारा बनना चाहता है। सेकेंड है इन टुडेज़ वर्ल्ड इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू नो व्हाट टू बिलीव एंड व्हाट नॉट टू बिलीव, आज के वक्त में बहुत मुश्किल है ये जानना कि किस बात पे यकीन करें और किस पर नहीं। व्हाट यू सी इज़ ऑफन नॉट द रियलिटी, जो कुछ आप देखते हैं वो बहुत बार अक्सर सच नहीं होता है। एक्सप्लेन। आंसर, पीपल इन मॉडर्न सोसाइटी से एंड डू वॉट एवर इज़ नेसेसरी टू अचीव देयर गोल्स, लोग आजकल के आधुनिक समाज में वही कहते हैं और करते हैं जो कुछ उनके गोल्स को और उनकी एम्बिशन को पाने के लिए ज़रूरी होता है। इवन इफ़ देयर इज़ नो जेन्युइन फीलिंग इन देयर एक्शंस एंड वर्ड्स, हालांकि कोई भी उनकी रियल फीलिंग्स उनके काम में और शब्दों में नहीं होती है। As a result, the actions and words are often completely the opposite of the thoughts and feelings of the person doing the actions and saying the words. और इसी वजह से जो उनका करना है और जो उनके शब्द हैं वो उनकी सोच से और उनकी भावनाओं से बिल्कुल उल्टे होते हैं। Hence, it is difficult to know the reality and to know what to believe and what not to believe. इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये जानना कि किस पर यकीन करें और किस बात पर यकीन ना करें। क्वेश्चन नंबर 3, द फादर एंड सन इन द पोएम रिप्रेजेंट टू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। एलेबोरेट, कि जो पिता है और बेटा है इस पोएम में वो दो अलग अलग समय की अवधि दिखाते हैं। इसको बताइए। आंसर, द फादर एज एन एडल्ट स्टैंड्स फॉर द मॉडर्न पीरियड इन विच पीपल आर फॉल्स एंड इनसिंसियर एंड आर्टिफिशियल, जो पिता है वो आज के आधुनिक युग को दिखाता है जहाँ पर जो लोग हैं वो बिल्कुल सिंसियर नहीं हैं और नकली हैं। द सन इज़ अ चाइल्ड एंड रिप्रेजेंट्स द ओल्ड डेज व्हेन पीपल वर नेचुरल एंड ऑनेस्ट एंड चाइल्ड लाइक, जो बच्चा है वो पुराने दिनों को दिखाता है जबकि लोग बिल्कुल ईमानदार और बच्चों की तरह हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइम अकॉर्डिंग टू यू इज़ बेटर एंड वाई, कौन सा वक्त आपके अनुसार ज़्यादा अच्छा है और क्यों। आंसर, द ओल्डन टाइम्स वर बेटर एज लाइफ वॉज केयर फ्री एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस, पुराने दिन ज़्यादा अच्छे थे क्योंकि जब लाइफ केयर फ्री थी और खुशियों से भरी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, बाय एड्रेसिंग हिज सन हु इज़ द पोएट ऑल्सो एड्रेसिंग, अपने बच्चे से संबोधित होते हुए जो कवि है वो और किससे बात कर रहा है। आंसर, by addressing his son, the poet is actually addressing all the adults of the modern world who have lost their innocence and are artificial and sometimes heartless in their behavior. जो कवि है वो अपने बच्चे से संबोधन तो कर ही रहा है, उससे बात कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो इस आधुनिक दुनिया के सभी बड़ों से बात कर रहा है जिन्होंने अपनी मासूमियत खो दी है और वो आर्टिफिशियल हो गए और कभी कभी बिल्कुल अपने बिहेवियर में भी सख्त हो जाते हैं। He is trying to tell them to relearn from their children how to be natural and honest and sincere. वो ये कोशिश कर रहा है उनसे कहने की कि वो भी अपने बच्चों से नेचुरल होना, ईमानदार होना और सिंसियर होना सीखें। थर्ड है, when we use humor, irony, sarcasm or exaggeration to criticize someone or something, it is called satire. The poem is a satire on modern society. With the help of examples from the poem support this statement. तो कह रहे हैं कि जब हम कोई मजाक में किसी बात को बढ़ा चढ़ा के किसी की आलोचना करते हैं तो वो एक व्यंग होता है। ये जो पोएम है वो भी आधुनिक समाज पर एक व्यंग है
और इसी पोएम से एग्जाम्पल लेकर आप इस बात को साबित करिए। आंसर, द पोएम इज़ अ सटायर ऑन द फॉल्सनेस इन मॉडर्न सोसाइटी। आज की जो आधुनिक समाज में एक नकलीपन है उसके ऊपर ये एक पोएम जो है व्यंग है। द पोएट एक्सप्रेसेस दिस बाय यूजिंग इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशंस सच एज पीपल लाफ ओनली विद देयर टीथ, शेक हैंड्स विदाउट हार्ट्स, देयर लेफ्ट हैंड सर्च माई एम्प्टी पॉकेट्स। जो कवि है उसने बहुत बढ़िया से एक्सप्रेशंस को यूज़ करके, जैसे कि सिर्फ लोग अपने दांतों से हंसते हैं या बिना दिल के हाथ मिलाते हैं या उनके जो लेफ़्ट हैंड्स हैं वो खाली जेबों को तलाशते हैं, इसके ज़रिए से एक्सप्रेस किया है इस बात को। बाय यूजिंग एक्सप्रेशंस सच एज वेयर मैनी फेसेस टू शो दैट पीपल बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस। और इस एक्सप्रेशन से कि लोग बहुत सारे चेहरे पहनते हैं, वो कहना चाहता है कि अलग अलग हालात में लोग अपना बिहेवियर, अपना व्यवहार बदल लेते हैं। The poet brings out that people in modern society are like actors changing mask on a stage. वो कहता है कि आज के युग में जो लोग हैं वो बिल्कुल इस तरह से जैसे एक्टर्स होते हैं जो स्टेज पे काम करते हैं और मास्क लगा लेते हैं। देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन देयर एक्शंस एंड देयर फीलिंग्स। उनके एक्शन में और उनकी फीलिंग्स में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन मॉडर्न सोसाइटी। और आज के आधुनिक समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नाउ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।